498A वाले मैरिटल मुकदमे हैं उससे हमें 124A का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो जो कंप्लेनेंट होती है या वो हस्बैंड वाइफ के बीच की वो टकरार होती है, उससे वो मुकदमे निकल करके आते हैं। यहाँ पे 124A जो भी मुकदमे थे वो उन केसों में दर्ज किए जा रहे थे जहां सरकार की आलोचना हो रही थी और सरकार द्वारा मुकदमे दर्ज हुए जा रहे थे। तो दोनों केसों का कोई मेरे ख्याल से कंपैरिजन ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। देखिए, आप बार बार महाराष्ट्र की बात करते हैं, मुझे पता है अमन जी आपका खास दिलचस्प है उसमें। आप कभी बीजेपी वालों से नहीं पूछेंगे मैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र कोर्ट ने भी उनको वार्न किया, राणा जी को वार्न किया कि आपने स्टेप ओवर। आप मेरे को ये बताइए, जब कोर्ट उनको वार्न कर रहा है जो अक्यूज्ड है राणा कि आपने ओवर स्टेप की अपनी बाउंड्री करके, तो आप कोर्ट को भी गलत बताएंगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मतलब वो मिसयूज नहीं है ना फिर? आप मिसयूज नहीं है ना फिर? अगर कोर्ट कह रहा है तो कैसे मिसयूज है? आप ये बताइए, आप बीजेपी वालों से क्यों नहीं पूछते कि 100 से ज्यादा आपके पत्रकार मित्रों को क्यों उन्होंने जेल के सलाखों के पीछे भेजा पिछले 1 साल में? 124 को तो आप लोगों ने कब पत्रकारों पर देशद्रोह लगाया? हिम्मत नहीं होती कि आपकी पूछने की उनसे। इधर जान बेचारा 10 नाम पढ़िए। रुकिए अमन जी 1 मिनट, 10 नाम पढ़े, आपको चुनौती दे रहा हूँ। 10 नाम पढ़िए, चलिए खुद एक लीडिंग 10 नाम पढ़िए। 100 बार कर और अभी गौरव जी ने बोला, मैं पढ़ूंगा। अमन चोपड़ा, अमित देवगन, अर्नब गोस्वामी, 17 मुकदमे पिछले साल 10 नाम पढ़ सकते हैं यूपी सरकार ने दर्ज करे। अमन लॉयर, 17 तो अमन आप लॉयर हैं, दर्ज करे। मैंने आपको चुनौती दी, आप चुनौती स्वीकारिए। 10 नाम बताइए, 10 नाम बताइए, 10 नाम बताइए, 10 नाम बताइए इसी शो पे। मैं वरना अमन चोपड़ा, अमित देवगन और अर्नब गोस्वामी, महाराष्ट्र और राजस्थान की सरकारों ने प्रताड़ित किया, दुरुपयोग किया, अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप 10 नाम बताइए। आपने 100 बोले, मैं 10 पूछ रहा हूं, बताइए 10 नाम केवल। बार बार पूछूंगा, नहीं बता पाएंगे। अगर नामों की सूची पे डिबेट, मैं अभी नामों की सूची आपको क्यों नहीं अमन जी, हाँ, अमन जी आपको मैंने आपको बताया, आपने सेक्शन 121 नहीं, ये गलत बात है, तो फिर ऐसे अनर्गल आरोप मत लगाइए। मैंने आपको, सुनिए अमन, मैंने आपको क्या दिखाया? एनसीआरबी डेटा 56 सेक्शन 121 के केसेस आपने दर्ज किए झारखंड सरकार ने। अब बताइए 56 फांसी की सजा है, दुरुपयोग है या नहीं है? अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला जा रहा है या नहीं है? और इसके साथ झारखंड में, राजस्थान में 4। जब आप कहते हैं मैनिफेस्टो में कि राजद्रोह खराब है, इसको हटाना चाहिए, तो फिर आप क्यों उसका प्रयोग राजस्थान में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में कर रहे? छत्तीसगढ़ में एक 53 साल का बुजुर्ग आदमी कहता है पावर कट कर रहे हैं और आप उस पर राजद्रोह लगा देते हैं। झारखंड का भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष था, उस पे आपने राजद्रोह लगा दिया। ये होता है राजनीतिक, जिससे आप मुकदमे लगाते। 67 जर्नलिस्ट्स अरेस्टेड इन 2020। नहीं तो ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है कि बीजेपी की सरकार है? एक मिनट, ये देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ जर्नलिस्ट पे आ गए और ये कहाँ लिखा है? ये बीजेपी सरकार। नंबर ऑफ जर्नलिस्ट अरेस्टेड इन यूपी। अरे सर, कम से कम तथ्य तो पढ़ के आइए। मैक्सिमम नंबर ऑफ जर्नलिस्ट, सुनिए अरेस्टेड इन यूपी। प्लीज, आपने अभी कहा 100। आप सुनिए, आपने अभी बोला, चिल्लाइए मत। एक तो सर 2020 का आंकड़ा बता रहा हूं, 67। भाजपा की सरकारों ने, बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए। 100 भाजपा की सरकारों ने जर्नलिस्ट पे मुकदमे करे। कहाँ है वो न्यूज? दिखाइए। इसमें बीजेपी की सरकारों ने लगाया, ये कहाँ है? कहाँ है? ये सिर्फ इतना कहता है संसद 2020 में कांग्रेस की सरकार ने यूपी में किसकी सरकार थी? 17 जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया। मैं आपको अपना समय दे रहा हूं, आप बताइए यूपी में किसकी सरकार आप मुझे ये नहीं, आप मुझे ये बताइए, बीजेपी की सरकार ने पत्रकारों को 100 को अरेस्ट किया, ये बताइए। लाइन पढ़ बिल्कुल, 67 को 2020 में अरेस्ट किया। माफी मांग लीजिए। अब बताइए, आपस में पत्रकारों पर सेडिशन का कंपटीशन चल रहा है यहाँ पर। वो बता रहे कि बीजेपी ने लगाया, आप बता रहे कांग्रेस ने लगाया। ये सेडिशन का कंपटीशन चल रहा है ना, पत्रकारों पर सेडिशन का कंपटीशन। मतलब सवालों पर, वही मैंने जो सवाल उठाया शुरुआत में, ये कह रहे थे कि वैचारिक विद्रोह, देशद्रोह है, तो मिसयूज तो हो ही रहा था ना। मतलब एक मिनट ना गौरव, ये जो अमन का सवाल है वो, और वही मेरा भी सवाल है भाई, मिसयूज तो हो ही रहा, चाहे वो लगा रहे हैं चाहे आप लगा रहे हैं, ये भी कम नहीं लगा रहे हैं और आप लोगों ने भी लगाए, तो मिसयूज तो हो ही रहा था ना। यही तो आपत्ति थी। बस मिसयूज के नाम पर रोक लगा देना सही या नहीं, ये मेरा सवाल। दे दूं? हाँ बोलिए गौरव, मैं अनुराग आ रहा हूं। हाँ,
अमन जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, विधायिका का काम है कि वो नया कानून लाए या संशोधित करे या पूरा रिपील कर दे। कोर्ट दुरुपयोग के आधार पे, ये कई सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट है, किसी भी कानून को गैर संवैधानिक नहीं बता सकती है। इसीलिए केंद्र की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और कहा ये जो पुराना कानून है इस पे हम पुनर्विचार करेंगे। इसका जनता भी स्वागत कर रही है और मैं समझता हूं विपक्ष को भी करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस खुद ये दलील अपने मैनिफेस्टो में रखती थी। ठीक है, अब मेरा सवाल अमन, उसके बाद आ रहा हूं डॉक्टर रिजवान आ रहा हूं, अमन लेखी आ रहा हूं और अनुराग भदौरिया आ रहा हूं। एक सवाल मेरा अमन से, अमन पवार से। अमन, क्या रोक ही इलाज है या रिफॉर्म होना चाहिए, या आप कहते हैं कि इसको स्क्रैप ही कर दीजिए, देशद्रोह कानून चाहिए ही नहीं? क्या इसको स्क्रैप कर देना चाहिए या रिफॉर्म करना चाहिए, रिपील या रिफॉर्म? अमन, देखिए, सबसे पहले तो क्या सरकार की कोई मंशा है भी जो उसने एफिडेविट में जो कहा है उसको करने की? क्योंकि कल किरण रिजिजू जो कानून मंत्री थे, उनका बयान आया कि सेडिशन को 124A को पूर्ण तरह से खत्म नहीं किया जाएगा, और आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उनका बयान आया कि सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी। तो जिस तरीके से सरकार इस पूरे फील्ड में ऑपरेट कर रही है, और जो हमारा मैनिफेस्टो में स्टैंड था, हम इसके लिए पूरे फुल रिपील की मांग करते हैं, तो क्योंकि 1860 का कानून है, 1860 का कानून है सर, 162 साल पुराना कानून है। इस तरीके के जितने भी कानून विश्व भर में थे सब सरकारों ने हटा दिए, क्योंकि देशद्रोह कानून हटेगा, ये टुकड़े गैंग की दिवाली होगी ना, फिर ये शर्जील से लेकर जितने टुकड़े काटने वाले और ये अंदर जाएंगे, ये जितने भारत तेरे टुकड़े होंगे फिर देशद्रोह नहीं है, एक्ट में अंदर जाएंगे। नहीं तो भारत तेरे टुकड़े होंगे देशद्रोह नहीं है, फिर अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, देशद्रोह नहीं है, चिकन ने काटेंगे फिर देशद्रोह नहीं है। डॉक्टर रिजवान बोलिए, अनुराग आ रहा हूँ, डॉक्टर रिजवान जल्दी से बोलिए। 15 सेकंड, हाँ बोलिए, 15 सेकंड मांग रहे हैं, फिर अनुराग आ रहा हूँ। बात करूंगा। हाँ अमन भाई, हाँ बोलिए। 7 दिन पहले एक अधिवक्ता ने अपनी पत्नी बेनजीर हिना के अपने वकील के थ्रू चिट्ठी भेज के तलाक दे दी। हम सुप्रीम कोर्ट PIL में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नॉट अर्जेंट, 10 साल बाद सुनूंगा। अगर दुरुपयोग पे रोक लगानी है तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले पर्सनल लॉ पे रोक लगाए, तब मैं मानूंगा कि सुप्रीम कोर्ट है। अनुराग, उसके बाद अमन लेखी। पहले अनुराग, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनुराग, फिर वही सवाल जी, फिर भारत तेरे टुकड़े होंगे फिर देशद्रोह नहीं है? अफजल हम शर्मिंदा, तेरे कातिल जिंदा है, देशद्रोह नहीं है क्या है? उनकी तो दिवाली हो जाएगी ना फिर। इसको तो और सख्त करना चाहिए अनुराग भाई, क्योंकि आप तो खिलाफ है ना देशद्रोहियों के, गद्दारों के। सुन तो लीजिए। हाँ जी, जी अनुराग। मैंने कहा इस देश के अंदर में जब राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में फर्क हो जाना चाहिए, तो उस पर दोबारा विचार होना चाहिए। आज गवर्नमेंट की आप आलोचना कर करके लोगों को जेल के अंदर डाल रहे हैं। मैं अपनी बात कर लूं। एक मिनट, अनुराग बोल रहे हैं भाई, अनुराग को दिखा दीजिए। एक मिनट, अनुराग बोल रहे हैं, आ रहा हूं। अमन आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट, अनुराग बोल रहे हैं, बोलिए आप अनुराग। अमन जी, एक चीज बता दीजिए। पहले तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि हम राष्ट्रद्रोह की बात कर रहे हैं कि राजद्रोह की बात कर रहे हैं। अगर राजद्रोह की बात कर रहे हैं तो सरकार ये समझती है कि सरकार के खिलाफ कोई अगर शब्द बोलोगे तो आप पे राजद्रोह लग जाएगा। पहले तो ये क्लियर हो जाए। या राष्ट्रद्रोह की बात कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोह वो होता है जो राष्ट्र के खिलाफ कोई बात कर रहा हो। सरकार बीजेपी की हो सकती है, कांग्रेस की हो सकती है, समाजवादी की हो सकती है, लेकिन राष्ट्र तो हम सबका है। अगर राष्ट्र के खिलाफ कोई बात होगी तो एक राष्ट्रद्रोह है। आप राजद्रोह पे चर्चा, हम भारतीय जनता पार्टी अगर राजद्रोह मानते हैं कि उसके खिलाफ कोई शब्द बोलेगा, 2 लाइन लिख देगा, सरकार की कमियां गिनाएगा, सरकार के बारे में बोलेगा कि सरकार सही नहीं कर रही है, सरकार यहाँ पे गलत कर रही है, आप उस पर राजद्रोह का मुकदमा लगा के जेल भेज देंगे। ये अन्याय है और सरासर अन्याय है। ये लोकतंत्र की भी हत्या है, गला घोटने जैसी बात है, और समाज को भी ये मैसेज और संदेश अच्छा नहीं जाता कि इस देश के अंदर में लोकतंत्र खतरे में। क्योंकि आप राजद्रोह माने सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार होना चाहिए। विपक्ष होता है इसलिए कि सरकार के खिलाफ बोलना है, सरकारी गलत नीतियों के खिलाफ बोलना है। लेकिन राष्ट्र की जब बात आएगी, जब राजद्रोह की बात आएगी, तो मुझे पूरा यकीन और विश्वास है पूरा हिंदुस्तान एक साथ इस पे खड़ा होगा, और इसके ऊपर जब कानून होगा तो राष्ट्र को लेके होगा, वो व्यापक होगा, और उसमें संशोधन तो होगा ही होगा, और उस कानून को मानने वाले सभी लोग होंगे। अमन लेखी, एक मिनट, आप कंक्लूडिंग कमेंट सर आपका। अमन लेखी, राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह मेरे हिसाब से बहुत गलत हुआ है। सेडिशन डिसलॉयल्टी इन एक्शन है, सेडिशन डिसलॉयल्टी इन एक्शन है। और ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जिस केसेस में सेडिशन जायज़ भी है, जहाँ टेंडेंसी इंटेंशन डिसऑर्डर की भी है, आज की डेट के अंदर इस ऑर्डर के मुताबिक सेडिशन इन्वोक नहीं हो सकता।
ये जो ऑर्डर है ये कंप्लीटली अनवारंटेड है और इलीगल है, और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा ऑर्डर नहीं पास करना चाहिए था। दिस इज एन अब्यूज ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन, और ये सिचुएशन सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपने ऊपर लाई है, ये एफिडेविट फाइल करके, और जिस तरीके से हेजिटेंसी दिखाई थी बहस करने की, क्योंकि अगर आप बारी बारी कोर्ट को बोले हम प्रॉपर फोरम पे करेंगे, फोरम कौन सा है? फोरम लॉ इज मेड, लॉ इज जस्टिफाइड, लॉ 62 का केदारनाथ है, अब तक 2022 तक चला है, इसके अंदर रिकंसिडरेशन की बात नहीं, लॉ को कोई रिकंसिडर की जरूरत नहीं, इंप्लीमेंटेशन के ऊपर क्वेश्चन था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऊपर खुद मुसीबत लेकर आई है, और कॉन्सिक्वेंस देश को इसको सहना पड़ेगा। ये गलत हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। देश नहीं झुकने देंगे, और आप सवाल के एक बात